जब भी स्पोर्ट्स शूज़ की बात आती है हमारे दिमाग में सबसे पहले नाम आता है नाइकी का, जिसकी शुरुआत 1964 में हुई थी और आज नाइकी 106 बिलियन डॉलर की कंपनी है। नाइकी इतनी बड़ी कंपनी है, नाइकी का नाम इतना बड़ा है। नाइकी एक ब्रांड नहीं, नाइकी एक कल्चरल आइकन है। तो फिर ऐसा तो क्या हुआ 1996 में कि लोग नाइकी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, लोग नाइकी को बॉयकॉट करने लगे। चलो जानते हैं नाइकी के स्वेट शॉप कंट्रोवर्सी के बारे में, द बिग ब्रांड कंट्रोवर्सीज के फर्स्ट एपिसोड में। 1970s और 80s में नाइकी इंडोनेशिया, वियतनाम और चाइना जैसे देशों में अपने प्रोडक्शन को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू आउटसोर्स कर रहा था। मतलब नाइकी के शूज़ डिज़ाइन तो यूएस में हो रहे थे, लेकिन बनते इंडोनेशिया, वियतनाम और चाइना में थे। लेकिन नाइकी दूसरे देश की कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहा था? क्योंकि ऐसा करने से नाइकी की प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से स्टेक होल्डर्स को मोटा पैसा मिल रहा था और कस्टमर्स को ग्रेट प्रोडक्ट। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा नुकसान था कि नाइकी का दूसरे देशों की फैक्ट्रीज पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं था। और तभी 1991 में जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने नाइकी की दूसरे देशों की फैक्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट किया और कुछ बहुत ही शॉकिंग पाया। नाइकी की फैक्ट्रीज में वर्कर्स के साथ अनैतिक बर्ताव किया जा रहा था। वर्कर्स को फिजिकली और मेंटली अब्यूज़ किया जा रहा था। वर्कर्स से ज़बरदस्ती ओवर टाइम करवाया जा रहा था। कुछ फैक्ट्रीज में तो बच्चों से काम करवाया जा रहा था। इवन फैक्ट्रीज का एनवायरनमेंट भी अनहेल्दी और अनसेफ था। अगर फैक्ट्रीज में वर्कर्स कोई गलती करते तो उन्हें मारा जाता था, उन्हें थप्पड़ पड़ते थे, उन्हें लाते पड़ते थे। फैक्ट्रीज के सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स वर्कर्स की इंसल्ट करते थे, उन्हें ह्यूमिलिएट करते थे। वर्कर्स से 10 से 12 घंटे काम करवाया जाता था और कई बार तो इससे ज़्यादा समय तक काम करवाया जाता था। और इतना काम करवाने के बाद भी वर्कर्स को पैसे इतने कम मिलते थे कि उनकी रोज़ की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई फैक्ट्रीज में तो बाल मजूरी भी करवाई जाती थी। ये बात जब जनता को पता चली तो जनता ने प्रोटेस्ट किया, जनता ने नाइकी को बॉयकॉट किया। नाइकी जैसी कंपनीज के लिए उनके प्रोडक्ट्स सेकेंडरी चीज़ होती है। नाइकी प्राइमरीली जो बेचता है वो है उसकी इमेज, जो कि अब खतरे में थी। तो नाइकी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया? पहले तो नाइकी ने इस प्रॉब्लम को जनता के सामने एक्सेप्ट किया और माना कि हाँ, हमारी फैक्ट्रीज में वर्कर्स के साथ अनएथिकल बर्ताव किया जा रहा है। नाइकी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए। नाइकी ने अपनी फैक्ट्रीज के लिए स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स तय किए, जिसमें नाइकी ने फैक्ट्री में काम करने के लिए मिनिमम एज तय की, वर्कर्स के लिए काम करने का समय तय किया और ओवर टाइम की लिमिट सेट की। और नाइकी के लिए काम कर रही हर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के लिए सेफ वर्किंग कंडीशंस के स्टैंडर्ड्स तय किए, जिसे हर फैक्ट्री को फॉलो करना ज़रूरी था, वरना नाइकी उनके साथ किए गए मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगी। नाइकी ने वर्कर्स के वेजेस को इम्प्रूव किया और वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाया। जैसे कि नाइकी ने एक जहरीले अधेसिव का यूज़ करना बंद कर दिया और उसके बदले में नाइकी के रिसर्चर्स ने वाटर बेस्ड अधेसिव को क्रिएट किया, जो कि जहरीला नहीं था और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं थे। इसके बाद नाइकी ने वर्कर्स के एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी के लिए प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए। नाइकी ने फेयर लेबर एसोसिएशन जैसे एनजीओज को ज्वाइन किया, और जो कि नाइकी की फैक्ट्रीज की जांच करते हैं और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। इतना सब करने की वजह से नाइकी अपनी छवि पर लगे दाग को साफ कर पाया और नाइकी आज भी एक कल्चरल आइकन बना हुआ है। हम इस पूरी केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं? पहले तो कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसे एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकारना। और दूसरी सीख, उस प्रॉब्लम को ऑनेस्टली और पूरी पारदर्शिता के साथ सॉल्व करना तुम्हारे बिजनेस को फिर से खड़ा होने में मदद करता है और तुम्हारे ब्रांड को और भी मजबूत बनाता है।
तीसरी लर्निंग के बारे में तुम मुझे बताओ कमेंट्स में, और नेक्स्ट बिग ब्रांड कंट्रोवर्सी जानने के लिए डू सब्सक्राइब।